हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लेटो का कंट्रीब्यूशन समझते हैं। पश्चिमी दर्शन में प्लेटो का योगदान भले ही राजनीति विज्ञान हो या लिटरेचर हो या ज्ञान की किसी अन्य शाखा पर हो, उसमें एक आदर्शवादी दर्शन के रूप में, आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमने प्लेटो का आदर्श राज्य जो रिपब्लिक नामक पुस्तक में वर्णित है और प्लेटो का उपादर्श लॉज और स्टेट्समैन तथा इसके साथ ही शिक्षा और साम्यवाद के विचार फिलोसोफर किंग का सिद्धांत देखा। आज हम देखते हैं कि वो कौन से तत्व हैं जो दर्शन में प्लेटो को अमर बना देते हैं। एज ए दार्शनिक प्लेटो के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। प्लेटो को एक कल्पनादर्शी दार्शनिक कहकर उसकी आलोचना की जाती है, लेकिन वह कल्पनादर्शी न होकर आदर्शवादी है। कि प्लेटो का जो आलोचना है, प्लेटो के विचारों की, भले ही वो साम्यवाद का हो या उसकी दार्शनिक किंग की संकल्पना हो, उनकी यह कह के आलोचना की जाती है कि वह एक यूटोपियाई दर्शन है, लेकिन दरअसल वह यूटोपियाई नहीं है, वह आदर्शवादी है। और आदर्शवादी होना दार्शनिक के लिए कोई नकारात्मक बात नहीं है। दार्शनिक का आदर्शवादी होना एक बहुत ही स्वाभाविक और सहज बात है, क्योंकि आदर्शवादी होना भी एक तरीके से गाइडिंग लाइट की तरह है। तभी दर्शन में विकास होता है और राजनीतिक विचारधारा को, राजनीतिक सिद्धांत को दिशा मिलती है। जॉवेट ने कहा, प्लेटो दर्शन शास्त्र में, राजनीति और साहित्य में आदर्शवाद का जनक है। आदर्शवादी कौन होते हैं? आइडियलिस्ट के राजनीतिक सिद्धांत में कई अर्थ हैं। जैसे हम आईआर में पढ़ते हैं तो उसका अलग तात्पर्य है, अलग अर्थ में लेते हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में हम आदर्शवादी को अलग लेते हैं, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में, पॉलिटिकल थियरी में आदर्शवाद जिससे तात्पर्य है जो आइडियाज़ को महत्वपूर्ण मानते हैं या आइडियाज़ को निर्णायक मानते हैं बजाय भौतिक चीज़ों के। तो एक तरीके से भौतिकवाद का उल्टा आदर्शवादी होते हैं जो विचार की सत्ता को स्वीकार करते हैं, विचार को महत्वपूर्ण मानते हैं, विचार की सत्ता को। आप एमए में पढ़ेंगे प्लेटो का जो एलिग्री केव का कॉन्सेप्ट है, उसमें कैसे प्लेटो ये परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ प्रस्तुत है वह पहले से ही मस्तिष्क में उपस्थित होता है। प्लेटो के दर्शन को सीमित और संकुचित परिस्थितियों की उपज बताया जाता है। यह आरोप काफ़ी हद तक सही है कि प्लेटो के दर्शन में यूनानी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव है, लेकिन इसके बावजूद प्लेटो के दर्शन में शाश्वत तत्व है। प्लेटो पर एक तरीके से यह आरोप लगता है कि भी प्लेटो जो तत्कालीन ग्रीक कॉन्टेक्स्ट है सिर्फ उसी से बंद कर रह गए हैं, सिर्फ उसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें लार्जर कॉन्टेक्स्ट में या उनमें सार्वभौमिक शाश्वत तत्व कम है। कोई भी विचारक हो या कोई भी महान व्यक्ति हो, वह अपने कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट से अफेक्टेड हुआ ना हो, यह पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी महान शख्सियत का हम जब मूल्यांकन करते हैं तो उनके विचारों में, उनके कृत्यों में एक शाश्वतता, यूनिवर्सलिटी होती है जो टाइम इमोरल यानी समय की और काल की और स्थान भूगोल की सीमाओं को लांघती है। तो प्लेटो के दर्शन में भी वो शाश्वत तत्व हैं, भले ही कितना ही उनका दर्शन ग्रीक सिटी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट से, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन से बंधा हुआ हो। प्लेटो के दर्शन में वो यूनानी तत्व कौन से हैं? प्लेटो अपने तत्कालीन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो स्पार्टा और एथेंस के सिस्टम से प्रभावित थे,
स्पार्टा में सैनिक तंत्र था और एथेंस में लोकतंत्र था। सिराक्यूज में निरंकुश तंत्र था। यद्यपि वो तीनों ही शासन प्रणालियों से पूर्णतया खुश नहीं थे, तीनों को उन्होंने विकृत शासन प्रणाली माना था और उसी विकृतता को दूर करने के लिए उन्होंने दार्शनिक राजा की संकल्पना प्रस्तुत की थी। लेकिन इसके बावजूद भी प्लेटो स्पार्टा और एथेंस से कुछ तत्व ग्रहण करते हैं। स्पार्टा नगर के शासन से प्रभावित होकर उन्होंने जो तत्व ग्रहण किए वो थे, जैसे स्पार्टा का शासक वर्ग पूर्ण रूप से प्रशिक्षित था। उन्होंने देखा कि एथेंस में जो समस्या है, एथेंस में जो शासक वर्ग है वो लॉटरी से चुना जाता है, यानी उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग या न्यूनतम योग्यता या गुण की अपेक्षा नहीं है। लॉटरी से चुना हुआ शासक वर्ग उस सभी लोगों को शासित करता है जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो या बहुत ज़्यादा ट्रेंड लोग भी प्रजा में शामिल हैं। तो यहाँ उन्होंने एथेंस में एक बहुत बड़ी खराबी देखी लोकतंत्र में कि शासक वर्ग कैसा भी हो सकता है। लेकिन स्पार्टा में जो शासक वर्ग था वह ट्रेंड था, तो ये उनको चीज़ भा गई, अच्छी लगी। शासक वर्ग के लिए व्यापार वाणिज्य का प्रतिबंध था स्पार्टा में। यह चीज़ उन्होंने अपने आदर्श राज्य में, जो रिपब्लिक के आदर्श राज्य की संकल्पना है, उसमें भी प्रस्तुत की थी कि जो शासक वर्ग है उसको संपत्ति के मोह से दूर रखना चाहिए, क्योंकि संपत्ति का मोह उसे सार्वजनिक कर्तव्य से दूर ले जाता है। प्लेटो का आदर्श राज्य कृषि प्रधान राज्य है एक तरीके से। उन्होंने इवन उन अन्य नागरिकों के लिए भी व्यापार और वाणिज्य को प्रतिबंध की बात की या व्यापार वाणिज्य को सीमित रखने की वकालत की। उनकी नज़र में पैसा अगर कम है, निर्धनता है, तो भी बुराइयां आती है, अगर पैसा अधिक है तो भी बुराइयां होती हैं। शिक्षा का दायित्व राज्य का था। एथेंस के उलट स्पार्टा की जो शिक्षा थी, वहाँ एजुकेशन प्रदान करने का जो राज्य काम था वह राज्य का था। स्त्री पुरुषों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। यहाँ हम क्या देखते हैं कि एथेंस में एक तरीके से महिला है, उसका जो रोल है वह घर की चार दीवारी तक ही सीमित है। तो इस चीज़ को प्लेटो ने बहुत नेगेटिव माना। यद्यपि उन्होंने विमेन के एम्पावरमेंट के लिए या महिला को बराबर दर्जा देने के लिए, घर की चार दीवारी से बाहर उसको निकालने के लिए अपना जो आदर्श राज्य में महिला की इक्वलिटी स्थापित की, उसके साथ साथ उन्होंने पत्नियों का साम्यवाद की भी बात की। अरस्तु ने उसे महिला की डिग्निटी के खिलाफ माना। लेकिन उनके उपादर्श राज्य में भी उन्होंने पत्नियों के साम्यवाद को खारिज करने के उपरांत भी पुरुष और स्त्री में समान शिक्षा की वकालत की। स्पार्टा में व्यक्तिवाद को कोई महत्व नहीं था, यानी राज्य वर्सेज व्यक्ति की पैमाने पर अगर हम बात करें तो राज्य ही अपने आप में लक्ष्य था। यही प्लेटो के दर्शन में मिलता है। सामूहिकता का तत्व था स्पार्टा के पॉलिटिकल लाइफ में, कि जैसे उपज का एक भाग सार्वजनिक योजनाओं के लिए रक्षित रहता था, आरक्षित रहता था। तो ऐसा ही प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में किया कि जो शासक वर्ग है उसको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ की और आर्थिक चिंताओं में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वह सब उत्पादक वर्ग उसे प्रदान करता था। अच्छे संतति पैदा होने के लिए भी प्रयास। स्पार्टा में भी नस्ल सुधार के लिए, यानी एक तरीके से ये माना जाता था कि जो कुछ नस्लें होती हैं वो बाकी अन्य नस्लों से सुपीरियर होती है और नस्ल सुधार करने से ही राज्य की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए बहुत लंबे चौड़े प्रावधान किए थे। इवन यह तक किया था कि जो शासक वर्ग होंगे उनमें कोई पुरुष अपनी मर्जी से किसी महिला के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता। राज्य निर्धारित करेगा कि कौन हष्टपुष्ट स्वस्थ पुरुष कौन सी स्वस्थ महिला के साथ संसर्ग स्थापित करके नई संतति पैदा करेगा, और संतति पैदा होने के बाद वह किसी व्यक्ति की संतति की बजाय राज्य की संतति होगी और राज्य ही उसकी देखभाल करेगा। तो ये जो
एक तरीके का नस्लवाद और एक तरीके से अच्छी नस्ल पैदा करने के जो प्रावधान है वो भी स्पार्टा में थे और प्लेटो के दर्शन में भी मिलते हैं। प्लेटो एथेंस के लोकतंत्र में भी कुछ अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, अच्छाइयाँ उन्हें वो पाते हैं, जैसे दार्शनिक शासक के विकास के लिए आवश्यक शिक्षण पद्धति, जो लंबी एजुकेशन है और उसका जो विस्तृत सिलेबस है, यह है प्लेटो एथेंस के लोकतंत्र से लेते हैं, क्योंकि जो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली थी वह राज्य के द्वारा नियंत्रित थी और संकीर्ण थी, लेकिन एथेंस की शिक्षा प्रणाली विस्तृत थी। उसका जो उद्देश्य था एक तरीके से वह संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना था। तो इससे प्लेटो प्रभावित हुए। कानून का शासन था एवं मिश्रित शासन प्रणाली, यह विचार भी प्लेटो ने एथेंस से ग्रहण किया, लेकिन ये आदर्श की बजाय उप आदर्श राज्य में वो स्वीकार करते हैं दोनों कानून के शासन और मिश्रित शासन प्रणाली को। ये हमने प्लेटो के दर्शन में यूनानी तत्व देखे कि वो कौन से ग्रीक एलिमेंट्स थे जो प्लेटो के दर्शन में छाए रहे या मुख्य भूमिका में रहे। लेकिन प्लेटो के दर्शन में कुछ शाश्वत तत्व हैं, कुछ एटर्नल चीज़ें हैं जो प्लेटो को दर्शन में बड़ा ओहदा देती है, बड़ा दार्शनिक बनाती है। जैसे है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्मा के त्रिभाग की जो संकल्पना है कि भी आत्मा के 3 महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स होते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति में रिफ्लेक्ट होते हैं और वो राज्य की 3 आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे क्षुधा, साहस और विजडम यानी बुद्धि। और ये 3 गुण 3 वर्गों में प्रकट होते हैं और इन 3 वर्गों का अपना अपना कृत्य करना ही एक तरीके से न्याय है। तो प्लेटो की जो न्याय की संकल्पना है आदर्श राज्य में, वह व्यक्ति के द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करना ही न्याय है और राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह न्याय की स्थापना करे, यानी कार्य विशिष्टीकरण को बनाए रखे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति को उसका उचित अंश मिलना चाहिए उसकी प्रकृति के अनुरूप, यह आधुनिक न्याय की संकल्पना भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत, विवेकवाद और बुद्धि का शासन। प्लेटो का दर्शन का जो मूल है, भले ही उसमें निरंकुशता के तत्व हों या परिवार की योगदान को नज़रअंदाज किया हो या महिला के को पुरुष के बराबर स्थापित नहीं कर पाए हों, लेकिन जो उनका सार है वह है कि प्लेटो ने और किसी भी मूल्य या गुण के बजाय बुद्धि के शासन को स्वीकार किया। और विवेक का शासन, बुद्धि का शासन डेफिनेटली किसी अन्य आवेग या अन्य गुण के शासन की बजाय सर्वोत्तम होगा। तो बुद्धि के शासन का एक तरीके से फाउंडेशन प्लेटो ने रखी। स्त्री पुरुष की समानता की वकालत की और स्त्री पुरुष की समानता के लिए बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। उस समय की ग्रीक जो दर्शन था उसमें महिला को वह स्थान नहीं था जो पुरुष को है। प्लेटो द्वारा प्रजातंत्र की आलोचना। प्लेटो ने जो प्रजातंत्र की आलोचना की वो आज भी प्रासंगिक है। भले ही आज लोकतंत्र दुनिया के अधिकांश देशों में है और कोई जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वो भी अपने शासन की वैधता अपने आप को लोकतांत्रिक कह के प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोकतंत्र में कमियां हैं। तो प्लेटो के द्वारा की गई प्रजातंत्र की आलोचनाएं आज भी हमें दृष्टि प्रदान करती है और प्रासंगिक बनी हुई है। प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचारक के बारे में भी यही बात सही है कि संपत्ति और राज्य की स्थिरता, संपत्ति और शासन वर्ग का भ्रष्टाचार, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू रूल, इन के बीच में जो द्वंद्व है, जो विरोधाभास है, जो टकराहट है,
वह आज भी प्रासंगिक है, भले ही मार्क्सवादी राज्य हो या उदारवादी व्यवस्था हो, लोकतंत्र हो या सैनिक तंत्र हो, लेकिन संपत्ति का जो भूमिका है वह जैसा प्लेटो ने माना वैसे ही शासन को प्रभावित करती है। प्लेटोवादी चिंतन का पुनरुत्थान 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन के साथ हुआ। प्लेटो के जो दर्शन है उसका एक तरीके से पुनरुत्थान हुआ पुनर्जागरण आंदोलन के साथ। सर थॉमस मूर की यूटोपिया और सिसरो की डी रिपब्लिका जो बुक थी वह प्लेटो की रिपब्लिक से प्रभावित थी। सेंट ऑगस्टाइन ने रिपब्लिक की सहायता से ही दैवीय राज्य की कल्पना का चित्रण किया। दांते की डी मोनार्किया भी रिपब्लिक से प्रभावित थी। बहुत सारे विचारक हैं जिन पर प्लेटो का प्रभाव पड़ा, जैसे रूसो है, हीगल हैं, अंग्रेज आदर्शवादी जो ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके हैं, ये प्लेटो के बहुत बाद में हैं। ये एक तरीके से मध्यकालीन विचारक हैं। तो यानी प्लेटो जहाँ बीसी में है वहाँ मध्यकाल में भी प्लेटो के विचार प्रभावित कर रहे हैं। प्रत्यक्षवादी अगस्त कोम्टे हैं। आधुनिक युग में भी जो समाजवादी और साम्यवादी हैं उन पर प्लेटो का प्रभाव है। इवन ये कहा जाता है कि प्लेटो है वो फर्स्ट कम्युनिस्ट हैं, यानी पहले साम्यवादी हैं। वीपी वर्मा, जिनका भारतीय विचारकों पर बहुत अच्छा काम है, वीपी वर्मा ने कहा यूरोपीय चिंतन के इतिहास में उसका इतना व्यापक प्रभाव रहा है कि वह निरे एक व्यक्ति होने की बजाय एक परंपरा और प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। आध्यात्मिक और नैतिक वैशिष्ट्य की परंपरा उसने प्रतिपादित की, वह उसे शंकराचार्य, दांते और कांट की श्रेणी में स्थान दिलाती है। ये उनके योगदान का वीपी वर्मा की नज़र में स्थान है कि वो शंकराचार्य, दांते और कांट की श्रेणी के दार्शनिक हैं, महान दार्शनिक हैं। कैटलिन ने कहा प्लेटो इज़ पॉप ऑफ फिलोसफी। एमर्सन ने कहा प्लेटो इज़ फिलोसफी एंड फिलोसफी इज़ प्लेटो, यानी एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के सिनोनिम हैं। सीसी मैक्सी, द सेफेस्ट जनरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द यूरोपियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इज़ दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फुटनोट्स टू प्लेटो, यानी जब पश्चिमी दर्शन पर कुछ लिखा जाएगा या लिखा गया तो उसमें प्लेटो के फुटनोट्स की सीरीज़ थी, यानी बार बार हर विचार, हर जगह प्लेटो के विचार को उद्धृत किया गया। थैंक यू सो मच।